हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू एक्सीलेंट क्लासेस। ट्रांसलेशन में आज हम इम्परेटिव एंड ऑपरेटिव सेंटेंसेस पढ़ने वाले हैं। इम्परेटिव का मतलब होता है आज्ञासूचक वाक्य और ऑपरेटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है आशीर्वादात्मक वाक्य। इनको डिटेल से हम आगे समझेंगे। और मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि मैंने टेंसेस पूरे ख़त्म कर दिए हैं। पूरे पास प्रेजेंट से लेकर पास फ्यूचर तक के सारे तीनों टेंसेस के चार चार भेद यानी 12 टेंसेस मैंने आपको ट्रांसलेशन में बता दिया है। और आपने अगर नहीं देखा अभी तक तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक में क्लिक करके अलग अलग टेंसेस के लिंक दिए हुए हैं, उन वीडियोस को आप देख सकते हैं। तो आज हम टेंस को ख़त्म करने के बाद आज हम इस तरह के जो इम्परेटिव एंड ऑपरेटिव सेंटेंसेस पढ़ने वाले हैं कि ऐसे सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। लेकिन इससे पहले पिछले वीडियो के एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, सेंटेंस मैंने दिया था, दोपहर के दौरान आंसू 1 घंटे तक गीत गाता रहेगा। सिंपल है, आपको पहले पहचानना है किस टेंस का वाक्य है। तो ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, प्लस समय दिया हुआ है। समय का जो ड्यूरेशन है या लेंथ दिया हुआ है। तो जब ड्यूरेशन समय का हो और काम का जारी रहना पाया जाए तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य होता है। सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे आंसू और हेल्पिंग वर्ब इसकी विल हैव बीन होगी, क्योंकि आंसू के अकॉर्डिंग विल लगेगा। तो विल हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। सिंगिंग क्या गाता रहेगा, ऑब्जेक्ट गीत। 1 घंटे तक फॉर एन आवर, दोपहर के दौरान या दोपहर में, इन नून। क्या तुम्हारा सबसे छोटा वाला बेटा कुछ समय तक यहाँ खेलता रहेगा। कुछ समय तक यहाँ भी टाइम की लेंथ दी हुई है और ता रहेगा, ती रहेगी, यानी कि कार्य के जारी रहने का वर्णन है फ्यूचर में। तो क्या से स्टार्ट है वाक्य, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगेगी। हेल्पिंग वर्ब का पहला शब्द, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब इसकी विल हैव बीन होती है तो केवल विल को हम पहले लिखेंगे। इसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारा सबसे छोटा वाला बेटा, ये तो योर यंगेस्ट सन, ये सब्जेक्ट हुआ। हैव बीन हेल्पिंग वर्ब का शेष पार्ट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यहाँ, हियर, अदर वर्ड्स। समय दिया है फॉर सम टाइम, कुछ समय तक। कल हम अपनी दादी के साथ कुतुब मीनार देखने दिल्ली जा रहे होंगे। देखिए, यहाँ भी कार्य के जारी रहने का वर्णन है, लेकिन कंफ्यूज मत होइए। ऊपर के दोनों सेंटेंसेस में टाइम की लेंथ दी हुई है, ड्यूरेशन दिया हुआ है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो ये ओनली फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो यहाँ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। सब्जेक्ट है वी, हेल्पिंग वर्ब शैल बी, विल भी होती है, वी के साथ शैल भी लगेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। गोइंग, कहाँ जा रहे होंगे, दिल्ली, टू दिल्ली, अपनी दादी माँ के साथ, विद आवर ग्रैंड मदर। ठीक है, किस लिए, टू सी द कुतुब मीनार, कुतुब मीनार देखने। उसे 5 दिन से बुखार नहीं आ रहा होगा। यहाँ भी रहा होगा जारी रहने का वर्णन है, लेकिन यहाँ पे टाइम की लेंथ दी हुई, ड्यूरेशन दिया हुआ है। तो क्या होगा, ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव वाक्य। ही विल नॉट हैव बीन, ठीक है, ही विल नॉट हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, बुखार आना 5 दिन से, फॉर 5 ईयर्स। देखिए, 5 दिन तक या 5 दिन से एक ही लिखेंगे, फॉर 5 ईयर्स। तुम शनिवार तक ट्यूशन पढ़ने क्यों नहीं जा रहे होगे, ये भी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, क्योंकि यहाँ ड्यूरेशन दिया हुआ है शनिवार तक का। तो क्यों नहीं जा रहे होगे, ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जिसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आया। तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे व्हाई, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल, सब्जेक्ट यू, निगेटिव है तो नॉट लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद, और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब का शेष पार्ट हैव बीन। तो व्हाई विल यू नॉट हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। गोइंग, किस लिए जा रहे होगे, ट्यूशन पढ़ने, टू रीड ट्यूशन, शनिवार तक, बाई सैटरडे। देखिए, ट्यूशन की स्पेलिंग को विशेष रूप से याद करिए। TUITION होता है। जनरली आप लोग TUTION लिख देते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। आगे देखिए, अगला सेंटेंस है, अंग्रेजी व्याकरण इतनी कठिन नहीं है। इसमें कोई मेन वर्ब नहीं है, सिंपल इज एम आर का यूज है। सब्जेक्ट इसका क्या है, अंग्रेजी व्याकरण। इंग्लिश ग्रामर इज नॉट, नहीं है। क्या इतनी कठिन, सो डिफिकल्ट। अगर कठिन होता तो ओनली डिफिकल्ट लिखते, इतनी कठिन, सो डिफिकल्ट। मेरा अनुमान है कि तुम राम के बड़े भाई हो। इसमें 2 वाक्य हैं,
की कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले मेरा अनुमान है, मतलब कि मैं अनुमान करता हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखेंगे सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गेस, आई गेस। अच्छा, जब गेस करते हैं तो की अंग्रेजी दैट लिखते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ नहीं भी लिखेंगे दैट तो भी सेंटेंस कंप्लीट माना जाएगा। आगे लिखिए तुम राम के बड़े भाई हो, यो भी ईजएमआर का यूज है, यू के साथ हेल्पिंग ऑफ आर लगेगी। राम के बड़े भाई, राम्स इल्डर ब्रदर। आई गेस दैट यू आर राम्स इल्डर ब्रदर या आई गेस यू आर राम्स इल्डर ब्रदर, दोनों सही हैं। बंदर नदी में नहा रहे थे और मगरमच्छ बंदरों के साथ मस्ती कर रहे थे। दो सेंटेंस हैं और से जुड़े हुए हैं। पहला सेंटेंस रहा था, रही थी, रहे थे, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। दूसरा सेंटेंस भी रहा था, रही थी, रहे थे, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब वाज वर होती है। देखिए बंदर रहे थे मतलब बहुत से बंदर हैं, तो द मंकीज वर हेल्पिंग वर्ब लगेगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, बाथिंग नदी में, इन द रिवर। तो द मंकीज वर बाथिंग इन द रिवर, बंदर नदी में नहा रहे थे, एंड कंजंक्शन से जोड़िए, फिर अगला सेंटेंस का ट्रांसलेट करिए। मगरमच्छ बंदरों के साथ मस्ती कर रहे थे, तो मगरमच्छ सब्जेक्ट हुआ। द क्रोकोडाइल्स हेल्पिंग वर्ब वर लगेगी क्योंकि ये भी प्लूरल है, और मस्ती करना की अंग्रेजी होती है हैव फन, तो आईएनजी लगेगा तो हैविंग फन हो जाएगा। हैविंग फन किसके साथ? बंदरों के साथ। विथ यहाँ देम भी लिख सकते हैं, उनके साथ। उनके साथ मतलब बंदरों, क्योंकि दोबारा से नाउन का रिपीटिशन न हो इसलिए प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो विद देम अगर लिख देंगे तो भी सेंस पूरा है, अदरवाइज विद द मंकीज लिख सकते हैं, ठीक है। तो विद देम या विद द मंकीज ऐसा लिखेंगे, दोनों नहीं लिखेंगे। तुम्हारा पसंदीदा टीवी धारावाहिक कौन सा है? यहाँ मेन वर्ब नहीं है, मतलब इज एमआर का यूज है। कौन सा है सब्जेक्ट, क्वेश्चन वर्ड है कौन सा। व्हिच हेल्पिंग वर्ब लगेगी इज। तुम्हारा, योर क्या, पसंदीदा टीवी धारावाहिक, फेवरेट टीवी सीरियल। जब मैं 5 साल का था तब मैं अपने पापा के साथ मछलियां पकड़ने जाया करता था। जब मैं 5 साल का था, एक सेंटेंस ये हुआ, तब कंजंक्शन है, मैं अपने पापा के साथ मछलियां पकड़ने जाया करता था, ये एक अगला सेंटेंस है। तो एक एक का करिए। जब मैं 5 साल का था, व्हेन जब, आई वॉज मैं था 5 ईयर ओल्ड 5 साल का। जब उम्र लिखते हैं तो जो नंबर होती है उम्र, उसके और ईयर के बीच में हाइफन लगा देते हैं। तो व्हेन आई वॉज 5 ईयर ओल्ड, ठीक है। इसमें फिर ईयर को प्लूरल बनाने की जरूरत नहीं, ईयर्स नहीं लिखिए। व्हेन आई वॉज 5 ईयर ओल्ड। और यहाँ तब कंजंक्शन है। जब व्हेन लिखते हैं तो तब की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती, ओनली क्या करते हैं, कॉमा का प्रयोग करते हैं। देखिए कॉमा लगा दीजिए। अब अगला सेंटेंस है, मैं अपने पापा के साथ मछलियां पकड़ने जाया करता था। जाया करता था पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। जब हैबिचुअल एक्शन होता है पास्ट इंडेफिनिट में कि ऐसा काम किया करता था, तो यूज्ड टू का प्रयोग किया जाता है। तो आई यूज्ड टू गो, मैं जाया करता था। अगर मैं हो तो मैं पढ़ा करता था, तो आई यूज्ड टू रीड। मैं खेला करता था, आई यूज्ड टू प्ले, ठीक है। तो आई यूज्ड टू गो, मैं जाया करता था, किस लिए, मछलियां पकड़ने, टू कैच फिश। जब दूसरी वर्ब होती है मेन वर्ब के साथ तो टू लगा करके फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। टू कैच क्या, मछलियां, फिश। विद माई, अपने पापा के साथ। विद माई फादर या विद माई पापा। जंगल में एक बूढ़ा शेर था। स्थान का नाम पहले लिखा हुआ है, मैंने बताया था देयर का प्रयोग करते हैं इस तरह के सेंटेंस में। तो देयर और था, वॉज, ठीक है। एक बूढ़ा शेर, एन ओल्ड लायन, जंगल में, इन दी फॉरेस्ट। ये स्ट्रक्चर जिनको नहीं आता है ऐसे ट्रांसलेशन करना, वो पिछले वीडियोस को लिंक में जाकर के देख सकते हैं, सारे रूल्स वहाँ लिखे हुए हैं। मैं अब जो एक्सरसाइज देता हूँ उनमें वैसे ही सारे सेंटेंस देता हूँ जो मैं अब तक पढ़ा चुका हूँ, तो इसलिए कोई भी सेंटेंस मेरे रूल्स के बियॉन्ड नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि मैंने वो रूल पढ़ाया नहीं और यहाँ पे आपको ट्रांसलेशन करने के लिए दे दिया है। तो इजीली आप कर सकते हैं, लेकिन रूल्स पता होने चाहिए। अब हम आज के एजेंडे में बढ़ते हैं। इंपरेटिव सेंटेंसेस सबसे पहले देखते हैं। आज्ञा सूचक वाक्य। देखिए आज्ञा सूचक वाक्यों की पहचान क्या होती है। कह रहा वाक्यों से निम्न भाव प्रकट होता है।
यानी वाक्यों से निम्न, निम्न मतलब फॉलोइंग सेंसेस प्रकट होते हैं। देखिए कौन कौन से सेंस प्रकट होते हैं। एक तो ऐसे सेंटेंसेस से आज्ञा या आदेश यानी ऑर्डर या कमांड का भाव प्रकट होगा। दूसरा सलाह, सुझाव या परामर्श, एडवाइस या सजेशन का भाव प्रकट होगा। विनती या प्रार्थना का भाव प्रकट होगा, विनम्र निवेदन का भाव प्रकट होगा। निषेध, प्रोहिबिशन मतलब किसी चीज को मना करने का भाव प्रकट होगा। तो ये सेंटेंसेस सारे इंपरेटिव सेंटेंसेस कहे जाते हैं। देखिए एग्जाम्पल्स कैसे आप समझेंगे। जैसे यहाँ आओ, तो ये कोई आज्ञा या आदेश है या विनती भी हो सकती है। कभी झूठ मत बोलो, ये निषेध है, मना किया जा रहा है किसी चीज को करने के लिए। दवा सही समय पर लो, एडवाइस है। हमेशा अपने बड़ों का सम्मान करो, ये भी सलाह ही है। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें, ये क्या है, विनम्र निवेदन है। मुझे यहाँ से जाने दो, ये भी आग्रह है। धूम्रपान मत करो, ये क्या है, निषेध है, प्रोहिबिशन है। आओ टीवी देखें, ये भी एक प्रकार का प्रस्ताव है कि आओ करा जाए ऐसा। इस उपन्यास को जरूर पढ़ें, ये भी आग्रह है। यहाँ अपना नाम लिखो, आदेश है। यहाँ शोर न करें, ये भी आदेश है या निषेध है। सदैव गरीबों की सहायता करें, ये क्या है, सलाह है। तो इस तरह के सेंटेंसेस जो है ये सारे इंपरेटिव सेंटेंसेस कहे जाते हैं। अब इनको एक एक करके इनके रूल्स देखते हैं, कैसे इनका ट्रांसलेशन करते हैं। देखिए सिंपल जो ये है फॉर्मूला होगा सेंटेंस का, वो होगा मेन वर्ब। ये मेन वर्ब केवल मैंने लिख दिया यहाँ, इसको फर्स्ट फॉर्म लिखना चाहिए। तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। ये सिंपल इसका स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का। सबसे पहले मेन वर्ब लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अदर वर्ड्स लिखेंगे। अब देखिए कई रूल्स का अंतर्गत आएंगे क्योंकि कई तरीके के वाक्य हो सकते हैं। तो देखते हैं, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंसेस को उपरोक्त नियम से ट्रांसलेट करेंगे। अगर सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस है, उसमें कोई अलग तरीके का भाव नहीं है, तो इस वाले स्ट्रक्चर से सेंटेंस को बनाएंगे। सबसे पहले मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे और इसके बाद अदर वर्ड्स लिखेंगे। रूल नंबर 2 कहता है निगेटिव सेंटेंसेज में अगर नकारात्मक वाक्य निषेध, प्रोहिबिशन वाला है, तो सबसे पहले डोंट या डू नॉट लिखेंगे। बाकी सेंटेंस ऐसा ही रहेगा, मेन वर्ब के, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स, लेकिन सबसे पहले डोंट या डू नॉट लिखेंगे। डोंट या डू नॉट एक ही बात है। डोंट जो है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखा हुआ है और डू नॉट जो है फुल फॉर्म में लिखा हुआ है। अगला रूल है कृपया वाले वाक्य, यानी रिक्वेस्ट जिसमें की जाती है, उनमें सबसे पहले प्लीज या काइंडली लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले प्लीज या काइंडली लिखेंगे, बाकी सेंटेंस आपका जो ऊपर स्ट्रक्चर है वैसा होगा। अगला रूल कहता है यदि वाक्य में सदा, सदैव या हमेशा इनका प्रयोग है, तो सबसे पहले ऑलवेज लिखेंगे। जैसे आपने प्लीज या काइंडली लिखा ऊपर सबसे पहले, अगर लेकिन हमेशा, सदैव है, तो सबसे पहले ऑलवेज लिखा जाएगा, बाकी सेंटेंस आपका ऐसा ही रहेगा। अगला रूल कहता है यदि वाक्य में कभी नहीं का प्रयोग हो, जो प्रोहिबिशन वाले वाक्य होते हैं, नकारात्मक वाक्य होते हैं, अगर उसमें कभी नहीं का प्रयोग है तो सर्वप्रथम नेवर लिखेंगे। जैसे जनरली डोंट या डू नॉट लिखते थे, लेकिन अगर कभी नहीं का प्रयोग है तो नेवर लिखते हैं। यदि वाक्य में अनिवार्यता का भाव भी हो तो मेन वर्ब से पहले डू लगाते हैं। देखिए एक तो सेंटेंस जनरल होता है आदेश देने के लिए कि ऐसा कर लो, लेकिन अगर अनिवार्यता यानी जरूर करने का भाव हो तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले डू लिख देंगे। मेन वर्ब से पहले डू लिखेंगे। जैसे ये सेंटेंस फॉर्मूला है, स्टार्ट हो रहा मेन वर्ब से, तो इससे पहले डू अगर लगा देंगे तो अनिवार्यता का भाव प्रकट होने लगेगा। अगला रूल कहता है आओ वाले वाक्यों में सर्वप्रथम लेटस या लेट्स का प्रयोग। आओ मतलब किसी सेंटेंस में आपको ऐसा लिखेंगे कि आओ ये काम किया जाए, तो जब इस तरह का कोई भाव हो सेंटेंस में तो सबसे पहले लेटस या लेट्स लिखेंगे। लेटस और लेट्स एक ही बात है, लेट्स कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में है और लेटस फुल फॉर्म में है, जैसे डोंट या डू नॉट लिखा था। एक रूल और है यदि वाक्य में किसी कार्य को करने देने का आग्रह या विनम्र निवेदन हो तो सर्वप्रथम लेट का प्रयोग करते हैं। देखिए लेटस और लेट में दोनों में अंतर है। लेटस वाले में आओ ऐसा किया जाए इस तरह का सेंस होगा, लेकिन लेट वाले वाक्य में क्या होगा, किसी कार्य को करने देने का आग्रह होगा। ये मैं आपको आगे जब बताऊंगा ट्रांसलेशन तब समझाऊंगा कि करने देने का आग्रह का क्या मतलब होता है। तो अब एक एक करके हम एग्जाम्पल्स के साथ इनके देखते हैं सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। जैसे
आपका मेन जो स्ट्रक्चर है वो तो मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड होगा, ठीक है ये। लेकिन अब पहला रूल देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंसेस को उपरोक्त नियम से ट्रांसलेट। उपरोक्त नियम मतलब ये वाला पूरा यही नियम लगेगा। जैसे एग्जांपल देखिए, एग्जांपल है यहाँ आओ या यहाँ आना, यहाँ आओ तो, यहाँ आना तो, ये सारे एक ही तरीके के सेंटेंस हैं, इनका सेंस सेम है, इनका जो ट्रांसलेशन होगा वो एक ही होगा। देखिए यहाँ आओ सिंपल है, मेन वर्ब लिखा आओ, कम, यहाँ हियर, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, सेंटेंस कंप्लीट हो गया। दवा सही समय पर लो या दवा सही समय पर ले लेना, एक ही बात है। देखिए यहाँ लेना की अंग्रेजी सबसे पहले, क्योंकि मेन वर्ब सबसे पहले लिखना है आपको, टेक, क्या ले लेना, मेडिसिन, दवा, ऑब्जेक्ट हो गया। अब अदर वर्ड्स आएंगे, सही समय पर, एट प्रॉपर टाइम या एट राइट टाइम। तुम यहां से दफा हो जाओ, अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट अलग से लिखा हो तो उसकी अंग्रेजी लिखकर कॉमा लगाते हैं, यू। जनरली ऐसे सेंटेंसेस का जो सब्जेक्ट होता है यू होता है, लेकिन अगर वो लिखा हुआ भी है तो फिर उसको लिखकर कॉमा लगाएंगे। जैसे तुम, यू, अब यहां से दफा हो जाओ, दफा होने की अंग्रेजी होती है गेट लॉस्ट, मतलब गायब हो जाओ, गेट लॉस्ट, चले जाओ। यहां से, फ्रॉम हियर, ये देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब पहले लिखा आपने, ये ऑब्जेक्ट या अदर, ऑब्जेक्ट है नहीं, अदर वर्ड्स फ्रॉम हियर। ये तुम सब्जेक्ट अलग से लिखा हुआ है इसलिए यू लिखकर कॉमा लगा दिया गया। श्याम मेरी बात सुनो, यहाँ भी देखिए सब लिखा हुआ कि श्याम के लिए संबोधन है तो सबसे पहले लिखा गया श्याम, कॉमा लगाया गया। मेरी बात सुनो, सुनना की अंग्रेजी होती है लिसन, मेरी बात मतलब टू मी, मुझे सुनो, टू मी, अदर वर्ड्स। अपने नौकर को अभी बुलाओ, तो सबसे पहले बुलाना वर्ब है तो बुलाना की अंग्रेजी कहेंगे कॉल, किसको बुलाओ, अपने नौकर को, योर सर्वेंट, अदर वर्ड्स अभी, राइट नाउ मतलब ठीक अभी बुलाओ। अगर ओनली अभी लिखते, नाउ लिखते तो अब होता, अब बुलाओ, लेकिन अभी बुलाओ मतलब थोड़ा जोर दिया जा रहा है उस पर, तो राइट नाउ। अगला रूल देखिए, कह रहा निगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले डोंट या डू नॉट लिखते हैं। देखिए निगेटिव सेंटेंसेस, जैसे धूम्रपान मत करो, धूम्रपान मत करना, धूम्रपान नहीं करना, ये सारे निषेधात्मक प्रोहिबिशन वाले वाक्य हैं। तो सबसे पहले डोंट या डू नॉट लिखेंगे तो डोंट और वर्ब मेन वर्ब, स्मोक, धूम्रपान करना, तो डोंट स्मोक हो गया सेंटेंस। यहाँ शोर न करें, सेंटेंस आपका ये है यहाँ शोर न करें, तो न करें यानी प्रोहिबिशन है, डू नॉट सबसे पहले लिखा, और शोर करना की अंग्रेजी होती है मेक अ नॉइज, अदर वर्ड आया यहाँ हियर, तो डू नॉट मेक अ नॉइज हियर, यहाँ शोर न करें, यहाँ शोर मत करो। आगे कॉमा लगाकर एक सेंटेंस और लिखा, बच्चा सो रहा, ये इसी से जुड़ा हुआ वाक्य है, तो ये तो सिंपल है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, बच्चा सो रहा है, रही है, रहे हैं। सब्जेक्ट क्या है, द बेबी, हेल्पिंग वर्ब इज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, स्लीपिंग, द बेबी इज स्लीपिंग। यदि वाक्य में कभी नहीं का प्रयोग हो, देखिए नकारात्मक वाक्य निगेटिव सेंटेंस ये भी होता है, लेकिन इसमें डू नॉट की जगह नेवर लगाएंगे सबसे पहले। जैसे कभी झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो और कभी झूठ मत बोलो, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर झूठ मत बोलो होता तो डू नॉट से स्टार्ट करते, लेकिन कभी झूठ मत बोलो ऐसा लिखा है तो नेवर से स्टार्ट करें। नेवर और झूठ बोलना की अंग्रेजी होती है टेल अ लाई, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अल्कोहल का सेवन कभी न करें, आगे एक वाक्य और लिखा है, तो पहले आप अपने वाक्य को करिए, पहले वाक्य को, अल्कोहल का सेवन कभी न करें, यहाँ कभी नहीं का भाव है देखिए, तो नेवर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब की यूज, उपयोग न करें, सेवन न करें, यूज क्या, अल्कोहल ऑब्जेक्ट, तो नेवर यूज अल्कोहल, अल्कोहल का सेवन कभी न करें। आगे कॉमा लगा करके एक वाक्य और लिखा है, यह सेहत के लिए नुकसानदायक है, इसमें मेन वर्ब नहीं है तो इट इज एमआर का यूज है, तो इट इज ये है नुकसानदायक, इंजूरियस सेहत के लिए, टू हेल्थ, इट इज इंजूरियस टू हेल्थ, इट इज हार्मफुल भी लिख सकते हैं फॉर हेल्थ। अपने जीवन में कभी किसी को धोखा न दें, यहाँ भी कभी ना यानी कभी नहीं का भाव है, तो सबसे पहले नेवर, धोखा देना लिखेंगे वर्ब की, देखिए फॉर्मूला सबका यही है, वर्ब मेन वर्ब लिखेंगे, डिसीव धोखा देना, किसी को, एनीवन
अपने जीवन में, इन योर लाइफ, ठीक है। इसमें अपना की अंग्रेजी योर ही होगी क्योंकि इसका सब्जेक्ट यू होता है। अगला देखिए रूल है सदैव वाला, कि अगर वाक्य में सदा, सदैव या हमेशा लिखा हो तो सबसे पहले ऑलवेज लिखते हैं। जैसे हमेशा अपने बड़ों का सम्मान करें या हमेशा अपने बड़ों का सम्मान करो, तो सबसे पहले ऑलवेज, अब वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रिस्पेक्ट अपने बड़ों का, योर एल्डर्स ऑब्जेक्ट हो गया, ऑलवेज रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। सदैव गरीबों की सहायता करें, सिंपल है, सबसे पहले ऑलवेज लिखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सहायता करना की अंग्रेजी क्या होती है, हेल्प, किसकी सहायता, गरीबों की, ऑब्जेक्ट द पुअर। कृपया वाले वाक्यों में सबसे पहले प्लीज या काइंडली लिखते हैं, बहुत सिंपल से रूल्स हैं। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें, कृपया लिखा हुआ है, सबसे पहले आप प्लीज लिख दीजिए, प्लीज। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ग्रहण करना, लेना, लीजिए, टेक, क्या, अपना स्थान, योर सीट, प्लीज टेक योर सीट। और या इसका दूसरी तरीके कैसे अनुवाद करेंगे, टेक योर सीट प्लीज, यानी प्लीज को हम सबसे लास्ट में भी लिख सकते हैं, लेकिन क्या होगा, प्लीज से पहले कॉमा लगाना पड़ेगा। तो टेक योर सीट प्लीज या प्लीज टेक योर सीट, जब प्लीज पहले लिखेंगे तो कॉमा नहीं लगेगा, प्लीज अगर सबसे लास्ट में लिखेंगे तो कॉमा लगेगा प्लीज से पहले। या और कह रहा है, देखिए कह रहा है ना प्लीज या काइंडली लिखते हैं, तो आप प्लीज की जगह काइंडली भी लिख सकते हैं, काइंडली टेक योर सीट, ये भी हो सकता है। जैसे प्लीज आपने जहां लिखा था सबसे पहले, उसी में सबसे पहले काइंडली भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब प्लीज लिखना हो तो लास्ट में भी कर सकते हैं, लेकिन काइंडली को स्टार्टिंग में ही लिखा जाता है, काइंडली टेक योर सीट। कृपया यहां न रुकिए, देखिए ये कृपया वाला वाक्य भी है और नकारात्मक भी है, तो सबसे पहले तो प्लीज लगाइए, प्लीज, और न नकारात्मक है, प्रोहिबिशन है, तो डोंट या डू नॉट लिखिए, डोंट। अब रुकना की अंग्रेजी स्टॉप, अदर वर्ड यहां हियर, प्लीज डोंट स्टॉप हियर या प्लीज डू नॉट स्टॉप हियर। अगला देखते हैं रूल, यदि वाक्य में अनिवार्यता, आग्रह का भाव हो, तो कह रहा है मेन वर्ब से पहले डू का प्रयोग करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अनिवार्यता यानी जरूरी कहा जाए कि ये जरूर करिए, तो डू लगा दीजिए, बाकी वाक्य वैसा ही रहेगा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। तो इस उपन्यास को जरूर पढ़ें, देखिए यहाँ जरूर लिखा हुआ है, इस जरूर की वजह से यहाँ डू लगाना पड़ेगा आपको सबसे पहले, वर्ब से पहले। तो देखिए डू और फिर वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, रीड इस उपन्यास को, दिस नॉवेल, ऑब्जेक्ट। मेरे जन्मदिन में जरूर आना या आना जरूर, तो डू और आना कम, मेरे बर्थडे में या मेरे जन्मदिन में, ऑन माई बर्थडे, मेरे बर्थडे के दिन, जब किसी दिन कोई कार्य होता है तो प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग करते हैं, तो ऑन माई बर्थडे। कृपया मेरे लिए एक घड़ी जरूर लाना, यहाँ कृपया भी लगा है तो सबसे पहले आप प्लीज लिखा, फिर वर्ब से पहले आपको डू लगाना पड़ेगा क्योंकि जरूर लाना है, तो डू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ब्रिंग, क्या लाना, घड़ी, एक घड़ी, अ वॉच मेरे लिए, फॉर मी, प्लीज डू ब्रिंग अ वॉच फॉर मी। यह फिल्म अवश्य देखें, अवश्य वही जरूर वाला है ना, तो डू लिखा, देखना के अंग्रेजी वॉच, क्योंकि फिल्म देखने के लिए वॉच का प्रयोग करते हैं। ये मैंने आपको एक शॉर्ट्स में वॉच, सी और लुक, इन तीनों में डिफरेंस बताया था, जिनको नहीं पता वो शॉर्ट्स में जा करके इन तीनों का डिफरेंस देख सकते हैं। तो डू वॉच, जरूर देखें, क्या, ये फिल्म, दिस मूवी। एक कप चाय जरूर लीजिए, लीजिए का मतलब है यहाँ पे इसमें अनुग्रह भी किया जा रहा है, एक निवेदन भी है, तो जब लीजिए इस तरह का सेंटेंस हो तो प्लीज लगा दीजिए, प्लीज या काइंडली, प्लीज। अब जरूर लीजिए, डू लगाएंगे, हैव मतलब रखिए, लीजिए, चाय लेना के लिए हैव का प्रयोग करते हैं कि लीजिए, डू हैव अ कप ऑफ टी, एक कप चाय। प्रपोजल वाले वाक्य, प्रपोजल जो मैंने बताया था उधर कि आओ वाले, जो जिसमें प्रस्ताव का बाकी आओ ऐसा किया जाए, उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, लेटस या लेट्स का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले लेटस या लेट्स, सेंटेंस को देख लीजिए, आओ टीवी देखें, ऐसा।
तो आओ जब आता है तो यानी प्रस्ताव दे रहे हैं, हम प्रपोजल दे रहे हैं किसी को, तो लेट अस सबसे पहले लिखेंगे। अब वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वॉच, क्या देखें, ऑब्जेक्ट टीवी, लेट अस वॉच टीवी, या लेट्स ऐसा करके, और इसलिए मैंने लिख दिया और करके कि ऐसा भी लिखते हैं, लेट्स वॉच टीवी, दोनों एक ही बात है, चाहे लेट अस लिखें चाहे लेट्स लिखें। आओ खेतों में अपनी फसल देखते हैं, तो सबसे पहले आओ लिखा ना, तो यानी प्रपोजल वाला है, तो लेट अस आओ। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सी, क्या देखते हैं, अपनी फसल, आवर क्रॉप्स, खेतों में, इन द फील्ड्स। मुझे भूख लग रही है, आओ कुछ खाया जाए, तो ये प्रस्ताव वाला वाक्य बाद में है, इससे पहले एक वाक्य और लिखा हुआ है, तो जो लिखा हुआ वाक्य उसको पहले कर लीजिए। मुझे भूख लग रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, यानी मुझे भूखा, मैं भूखा महसूस कर रहा हूं, तो आई एम फीलिंग हंग्री, मुझे भूख लग रही है। देखिए सेंस देखिए, लग रही, लगना की कोई अंग्रेजी नहीं होती, यानी मैं भूखा महसूस कर रहा हूं, तो आई एम फीलिंग हंग्री, मुझे भूख लग रही है, अब आओ कुछ खाया जाए। वही लेटस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट, कुछ, समथिंग, लेटस ईट समथिंग। यदि वाक्य में आग्रह यानी विनम्र निवेदन हो, कैसा, कि किसी को यह कार्य करने दो या करने दें, तो सर्वप्रथम लेट का प्रयोग करते हैं। देखिए आग्रह इस तरह का हो कि कोई आपसे कह रहा हो कि ये कार्य करने दीजिए, मुझे करने दो, तब लेट का प्रयोग करते हैं, ओनली लेट, लेटस नहीं। इसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो होता है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। सबसे पहले लेट लगेगा, फिर सब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट मतलब जिसको आप काम करने देने की बात कर रहे हैं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स, ऐसा फिर वही रहेगा, लेकिन यहाँ लेट के बाद सब्जेक्ट लगेगा, आप जिसको काम करने देने की बात कर रहे हैं। जैसे मुझे यहाँ से जाने दो, तो मुझे करने देने की बात हो रही ना, तो लेट के बाद यहाँ मी लगेगा, लेट मी, ओके। और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, यहाँ से फ्रॉम हियर, तो लेट मी गो फ्रॉम हियर। किरण को रामायण पढ़ने दो, लेट किरण, लेट किरण, किरण के बारे में बात करें ना कि किरण को ऐसा काम करने दो, तो लेट किरण। अब आगे वही फर्स्ट फॉर्म वर्ब की रीड, क्या, रामायणा, तो लेट किरण रीड दी रामायणा। तो जब किसी को किसी कार्य को करने देने के बारे में आग्रह होता है कि ऐसा उसको करने दो, ऐसा मुझे करने दो, तब लेट का प्रयोग करते हैं। और आओ करके प्रस्ताव अगर होता है तब लेटस का प्रयोग करते हैं। ये दोनों में डिफरेंस है। अब देखते हैं ऑपटेटिव सेंटेंस। ये तो इंपरेटिव सेंटेंस थे। ऑपटेटिव सेंटेंस, ऑपटेटिव सेंटेंसेस की बहुत ज़्यादा खास रूल्स नहीं है, इसलिए मैंने डायरेक्ट इनको आपको एग्जाम्पल्स के द्वारा बताया है। देखिए ऑपटेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, आशीर्वाद देने या इच्छा प्रकट करने वाले वाक्यों को ऑपटेटिव सेंटेंसेस कहा जाता है, जिनमें आशीर्वाद देने का भाव हो या कोई इच्छा प्रकट करने का भाव हो। जैसे आपकी यात्रा मंगलमय हो, तो ये हम आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो देखिए इनकी पहचान होती है कि इनके लास्ट में एक मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन या एक्सक्लामेटरी मार्क कहते हैं, ये लगा होता है। तो आपकी यात्रा में से ज़्यादातर इनको स्टार्ट करते हैं, मे यू हैव, मतलब आप रखिए एक खुशी वाली यात्रा, तो यानी मंगलमय, आपकी यात्रा मंगलमय हो, ये सेंस है। मे यू हैव अ हैप्पी जर्नी। आप दीर्घजीवी हो, मतलब बहुत दिन तक जिए, तो मे यू लिव लॉन्ग, लंबे समय तक आप जीवित रहें, दीर्घजीवी हों। आप जीवन में फले फूलें, मे यू, फलना फूलना मतलब प्रॉस्पर, समृद्ध होना जीवन में, इन लाइफ। मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन लगाना मत भूलिए। ईश्वर हमारे धर्म की रक्षा करे, ठीक है। मैं, अब देखिए यहाँ ईश्वर से हम काम करने की बात कर रहे हैं, तो गॉड, जैसे यहाँ सब्जेक्ट सब में यू था, आप ऐसा को, आपके साथ ऐसा हो, यहाँ गॉड है क्योंकि ईश्वर से हम काम करवा रहे हैं, तो मे गॉड, फिर आगे वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेव, हमारा धर्म, अवर रिलीजन। काश में फिर से जवान होता, ये इच्छा प्रकट करने वाला वाक्य है। तो देखिए जब काश ऐसा कुछ लिखा हो तो आई विश या वुड दैट या ओ दैट या इफ ओनली, ये काश की अंग्रेजी यहाँ लिखी हुई है इच्छा प्रकट करने के लिए। मैं फिर से जवान होता, ये एक अलग सेंटेंस है। सबसे पहले आप इसको समझिए, ये जो काश लिखा हुआ है कि काश ऐसा हो जाता, ये काश के लिए ये चार चीजें लिखी हुई हैं, आई विश या वुड दैट या ओ दैट या इफ ओनली।
ओ की जगह ओह भी लिख सकते हैं, ओह दैट ऐसा भी लिख सकते हैं। तो इनमें से कोई एक ही लगाना है, इसीलिए मैंने सभी में ये ऑब्लिक का साइन लिखा हुआ है कि कोई एक यहाँ पे लगा दीजिए। आगे मैं फिर से जवान होता, आई। और देखिए इसमें सेंटेंसेस की पहचान, ये खासियत है कि इसमें चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो प्लूरल की ही लगेगी और पास्ट में ऐसा सेंटेंस बनता है। तो आई वर, आई वॉज नहीं होगा, आई वर यंग, जवान होता फिर से, अगेन आई वर यंग अगेन। ही भी होता तब भी यहाँ वर ही होता, वॉज नहीं होता। यदि मैं रानी होती, यहां भी देखिए इच्छा प्रकट की जा रही है, यानी यदि मतलब काश, तो वही आई विश या वुड दैट या ओ दैट या इफ ओनली, इनमें से कोई एक लगाइए। और मैं रानी होती, आई वर क्या होती, अ क्वीन, मैं एक रानी होती। तो यहां भी वर का प्रयोग हुआ है, यानी कि एक चीज समझ लीजिए कि सिंगुलर सब्जेक्ट होने के बाद भी यहाँ प्लूरल ही लगेगा। अच्छा, कोई अगर यहाँ वर्ब होती तो उस वर्ब को हम सेकंड फॉर्म में लिखते, यानी पास्ट में लिखते, मेन वर्ब होती। ये तो सिंपल होने का भाव इसलिए वर्ब लिखा, अगर कोई मेन वर्ब होती तो उसको भी पास्ट में लिखा जाता। ठीक है, तो ये सेंटेंसेस के जो नियम हैं ये मैंने आपको बता दिया, इंपेरेटिव और ऑप्टेटिव सेंटेंस से। अब इनसे रिलेटेड एक एक्सरसाइज आपको देते हैं, अगले वीडियो में आप इनके सॉल्यूशन के साथ मिलिएगा। मैंने सेंटेंसेस थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ लिखे हैं ताकि आप अच्छे से एक्सरसाइज कर सको, आपके अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। डिफरेंट तरीके के वाक्य हैं, उम्मीद है कि आप बिल्कुल इनको करेक्टली ट्रांसलेट करेंगे। जिन शब्दों की अंग्रेजी कठिन लगे उनको मैं थोड़ा सा यहाँ हेल्प के लिए लिख देता हूँ। इसके बाद भी जिन शब्दों की अंग्रेजी नहीं है, ये आप सर्च कर लीजिएगा या अगले वीडियो में सॉल्यूशन के साथ जब मैं मिलूंगा तब आप देख लेना। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द चैनल, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जिन लोगों ने चैनल पहली बार देखा है आज, वो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और जो लोग वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मेरे चैनल के किसी वीडियो को, तो वो लिंक में इसके डिस्क्रिप्शन में जा करके सभी वीडियोज के लिंक में क्लिक करके पुराने वीडियोज भी देख सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर।